जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो यूपीएससी 2023 की प्रीलिम्स जो है वो हो गई है और हुई है ज़बरदस्त तरीके से झटका देकर, क्योंकि जो क्वेश्चंस है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल आए थे और ख़ासकर जो ऑप्शंस है वो ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल थे, क्योंकि सब जगह जो एलिमिनेशन टेक्निक्स है, कैसे किया जाए, कैसे एलिमिनेट किया जाए, कैसे सही जवाब तक पहुंचा जाए, ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अचानक से यूपीएससी का पेपर आता है और सारी एलिमिनेशन टेक्निक्स को एलिमिनेट करके जो ऑप्शंस है वो काफ़ी स्पेसिफिक तरीके से यहाँ पर आपको पता रहने चाहिए थे, तभी जाकर आप सही जवाब जो है वो दे सकते थे। तो हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स के अच्छे तरीके से एनालाइज करके जो आंसर्स है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि काफ़ी सटीक तरीके से लॉजिक के साथ हम जो आंसर्स है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। रैंडमली हम सिर्फ घाई घाई में बस आंसर की दिखाना है उस तरीके से नहीं। और इसका जो उदाहरण है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ दी जो आंसर कीज है उनको देखा है। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है पॉलिटी में जहाँ पर जो आंसर है वो काफ़ी अलग आ रहा है मेरा, और क्यों आ रहा है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आज हम यहाँ पर पॉलिटी जो है उसके आंसर्स को चेक करेंगे, उसी के साथ साथ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं और कितने डिफिकल्टी लेवल थी, किस तरीके से थी, कितने क्वेश्चंस आए थे, कितने मार्क्स आपको यहाँ पर मिल सकते थे। ये भी हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और 2024 के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एनालाइज करेंगे 2023 के पेपर का, मतलब जो पॉलिटी सेक्शन है उसका, उसके जो आंसर्स है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद 2024 की स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहनी चाहिए, क्या लेसन्स हमें यहाँ पर सीखने को मिलते हैं, सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर आपको फुल प्रूफ जो वीडियो है वो देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब ज़बरदस्त तरीके से आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखने को मिल रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से आपको आगे भी आने वाले जो लेक्चर्स है वो देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर एग्जाम में आपको 101% फ़ायदा होने वाला है। इसका उदाहरण आप यहाँ पर देखने वाले हो कि किस तरीके से आपको फ़ायदा होगा और किस तरीके से आप एक एज हासिल कर सकते हो बाकी कंपैरिजन में। ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, तो जुड़े रहिएगा। बस एम एम अकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड करना मत भूलिए। यहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिलता है, मतलब जिस तरीके से आप जिम में जाते हो तो वहाँ पर पर्सनल कोच की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर भी पर्सनल गाइडेंस के ज़रिए मैं आपको आपके माइंड के हिसाब से ट्रेन करूँगा, जिससे कि सही तरीके से आप चीज़ें जो है उसको सीख पाओ, एनालाइज कर पाओ और एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ। यहाँ पर GS 1 2 3 4 कम्प्लीटली अवेलेबल है और लोएस्ट प्राइजेस पर। अब ये जो है ये प्राइस तो लो है ही, आपको ये लगेगा बाप रे इतने लो प्राइस में कैसे क्या मिल रहा है पूरे साल भर का। लेकिन अभी क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स हुई है तो आपको एक दिन के लिए, मतलब आज के लिए और भी ज़्यादा लो प्राइजेस में ये मिल रहा है, मतलब इससे भी समझ लीजिए डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। तो मतलब आप सोचिए कि इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट इतना कम प्राइस में आपको और कहीं पर देखने को नहीं मिलने वाला है। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर आप ये नंबर जो है यहाँ पर जो दिया गया है इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो यहाँ पर हम अगर देखें कि किस तरीके से कौन कौन से सेक्शन में से कितना पेपर जो है वो हमें देखने को मिला था। तो करंट अफेयर, पियरली करंट अफेयर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हर सब्जेक्ट में करंट अफेयर जो है ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन पियरली अगर हम करंट अफेयर देखें तो 23 क्वेश्चन है, और ये भी 23 क्वेश्चन मैं बोलूँगा पियरली करंट अफेयर नहीं है, क्योंकि इसमें भी मैप बेस्ड मतलब ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन जो है वो इंक्लूडेड है। तो इसलिए पियरली ज्योग्राफी ओरिएंटेड देखा जाए तो 11 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देन पॉलिटी अगर हम देखें तो 14 क्वेश्चन है, कम नहीं है भाई साहब, 14 क्वेश्चन है। तो 14 मतलब समझ लीजिए 28 मार्क्स आपको यहाँ पर सीधे तरीके से पॉलिटी जो है वो दे रहा था, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। हाँ, एक दो क्वेश्चन जो है वहाँ पर थोड़ी एनालिसिस ज़्यादा लगती थी और हो सकता है कि आपको थोड़ा और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ रही थी। लेकिन यहाँ पर पॉलिटी अगर हम देखें तो पॉलिटी के 14 क्वेश्चंस आ रहे थे, यहाँ पर आप 12 जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते थे। दो अगर आपको कंफ्यूजन था सॉल्व ही नहीं करना था। देन एंशियंट हिस्ट्री अगर हम देखें 10 क्वेश्चन देखने को मिलते थे। इकोनॉमी अगर हम देखते हैं तो 17 क्वेश्चन थे। यहाँ पर कुछ करंट अफेयर ओरिएंटेड भी थे, लेकिन इकोनॉमी के 17 क्वेश्चन थे जहाँ पर हार्डकोर कॉन्सेप्ट जो है वो भी पूछे गए थे, जो एनसीईआरटी से भी निकाले गए हैं। एनवायरमेंट अगर हम देखते हैं तो 9 क्वेश्चंस। अब अगेन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ओवरलैप होता है, करंट अफेयर एंड एनवायरमेंट ओवरलैप होता है, तो इसलिए यहाँ पर 9 क्वेश्चन देखने को। बाकी साइंस एंड टेक बाकी अगर हम देखते हैं, बाकी जो बच्चे कुचे हैं तो 16 क्वेश्चन ऐसे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे सही तरीके से पॉलिटी और इकोनॉमी जो है काफ़ी बड़ा वेटेज यहाँ पर दिया गया है, और ये हमेशा रहता है। इसलिए इन सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना ये हमारा अधिकार है और हमारी ड्यूटी भी है। अब इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी जो है वो भी हो सकती है, मेरे आंसर पर काफ़ी जो आर्ग्यूमेंट है वो भी आ सकता है, मतलब अगेंस्ट
माई आंसर आर्ग्यूमेंट भी आ सकता है। मैं यहाँ पर जितना हद तक हो सके उतना हद तक आपको इसका जो पीछे का कॉन्सेप्ट है वो समझाने की कोशिश करूंगा। आगे आपकी मर्जी, और आगे यूपीएससी जो आंसर की देगी उसमें भी पता चलेगा ही। तो इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स, अब ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर किसी ने भी इसका वो जवाब नहीं दिया जो मुझे लग रहा है सही है। किसी ने भी, मतलब जितने भी आंसर्स की देखे इसमें किसी ने भी नहीं दिया। काफी लोगों ने प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये इसका जवाब दिया, कुछ लोगों ने, काफी सारे, मतलब समझ लीजिए मोर देन 90% फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ये इसका जवाब दिया गया है। ठीक है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसका मतलब क्या है? तो मेरे हिसाब से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जी हाँ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब ये क्यों है? तो मैं आपको जो मैंने आर्टिकल 21 है, ठीक है, आर्टिकल 21 है, ये मैंने जो बताया था, आर्टिकल 21 जो समझाया था एमएम अकेडमी ऐप पर, ठीक है। अब ये मैं क्यों क्रेडिट ले रहा हूँ? क्योंकि अगर आप लक्ष्मीकांत देखोगे तो ये आपको मिलेगा ही नहीं। ये मैंने जो एक्स्ट्रा क्योंकि मैं सिर्फ लक्ष्मीकांत से नहीं पढ़ाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड की, इसलिए तो प्रीलिम्स मेंस दोनों ओरिएंटेड रहता है। तो ये सभी चीज़ें मिलाकर करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको जो वीडियो है उसी की क्लिप दिखाना चाहता हूँ। वीडियो जो है आर्टिकल 21 जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसी का ये पैच जो है वो दिखाना चाहता हूँ। तो उससे पहले यहाँ पर मैं जो आर्ग्यू कर रहा हूँ, जिन्होंने इक्वलिटी बिफोर लॉ बहुत कम लोगों ने बोला, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ बोला, उसका मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारा आर्टिकल 14 जो है उसमें दो चीजें हैं, है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब क्या है? लॉ के सामने सभी इक्वल है। और फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ मतलब क्या है? कि लॉ जो है उसका एप्लीकेशन फेयर तरीके से होना चाहिए। फेयर तरीके से मतलब क्या है? समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर एक गुंडा है, ठीक है, और यहाँ पर पुलिस है। अब गुंडे ने किसी का मर्डर किया, ठीक है, अब पुलिस ने गुंडे का मर्डर की, तो यहाँ पर क्या दोनों पर मर्डर चार्जेस लगेंगे? दोनों पर मर्डर चार्जेस लगेंगे। या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, और ये दूसरा नॉर्मल एक व्यक्ति है जिसने इस पर फायरिंग कर दी। अब ये भी, इसने भी मर्डर किया, इसने भी मर्डर किया, क्या दोनों यहाँ पर सेम तरीके से सेम लॉ के तहत यहाँ पर लिए जाएंगे या उन पर देखा जाएगा? नहीं, इसको अलग तरीके से देखा जाएगा, इसको अलग तरीके से देखा जाएगा, है ना। वही है कि यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लॉ का सही तरीके से प्रोटेक्शन, मतलब दोनों को यहाँ पर सही तरीके से, जस्ट तरीके से देखा जाएगा। तो ये क्या है? ये है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कि भाई लॉ का फेयर एप्लीकेशन हो रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इक्वलिटी बिफोर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। तो इक्वल तरीके से, जस्ट तरीके से होगा, यहाँ पर अनजस्ट तरीके से नहीं होगा। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये तो हमको पता ही है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से मुझे जवाब लगता है, तो आप ये क्लिप देख लो एक बार, आपको बहुत कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये उसी में का है जो मैंने एम अकेडमी ऐप पर जो वीडियो लेक्चर पॉलिटी की वीडियो सीरीज ली है, तो उसी में से मैं भाग निकालकर आपको ये चीज़ जो है वो बता रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं आर्टिकल 21 से रिलेटेड। ये कौन कौन से हैं? तो ये कीवर्ड्स है लाइफ, पर्सनल लिबर्टी और प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक एक को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन कीवर्ड्स को अगर हम समझ लें तो आर्टिकल 21 जो है उसे हम आसानी से समझ लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो आर्टिकल 21 में सबसे पहले प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो यूएसए, अगर हम यूएसए को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, हमें बेसिकली ये दो चीज़ें देखने को मिलती है। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव ने अगर यहाँ पर एक जो कानून है वो यहाँ पर लेकर आ गए, जैसे कि तुमको मारने का आदेश मैं देता हूँ, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो उसके अगेंस्ट में किसी भी इंसान ने कुछ बोल दिया और उसके लिए जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने आदेश दे दिया कि इंसान की जो है वो ज़िंदगी छीन लो। अगर यहाँ पर लेजिस्लेटिव की अगर हम बात करें, मतलब जो लेजिस्लेचर होता है, जिसकी लॉ मेकिंग प्रोसेस होती है कि वो एक लॉ जो है वो लेकर आते हैं, तो अगर उन्होंने कोई ऐसा लॉ लेकर आ गए, यूएसए की हम बात कर रहे हैं, कि किसी ने भी अगर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में कुछ बोला तो वही गया, मतलब वहाँ पर उसे मार डाला जाएगा, है ना। तो ऐसा अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नेचुरल जस्टिस जो है उसके अगेंस्ट में है, क्योंकि सिर्फ कुछ बोलने पर किसी इंसान की जान ले लेना, ये नेचुरल जस्टिस जो है उसके अगेंस्ट में है। और इसी के चलते यहाँ पर कोर्ट जो है उसने यही कहा है कि ऐसी चीज़ आप नहीं कर सकते हो। मतलब क्या है? मतलब कि ऐसा कोई भी कानून नहीं लाया जा सकता है जो कि नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में हो, भले वो एग्जीक्यूटिव हो या फिर लेजिस्लेटिव हो। मतलब यहाँ पर आर्बिट्री एक्शंस जो होती है, जो मनमानी होती है एग्जीक्यूटिव की या फिर लेजिस्लेचर की, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो मतलब आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब समझ में आ गया है कि ऐसा कोई भी लॉ
एग्जीक्यूटिव नहीं ला सकता है या लेजिस्लेचर नहीं ला सकती है जो कि नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में हो, ऐसा वहाँ पर कोर्ट ने कहा था। अब हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो अंबेडकर साहब है उन्होंने कहा कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये फ्रेज हम भी इस्तेमाल करेंगे, यही वाला फ्रेज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो फ्रेज था इसे इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया। क्यों मना किया गया? क्योंकि यहाँ पर ऐसा सोचा गया कि लेजिस्लेचर जो है उसके लिए बहुत बड़ी बाधा जो है ये क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी लेजिस्लेचर लॉ लाना चाहे तो उसके सामने अड़चन आ जाएगी, उसके सामने एक बैरियर आ जाएगा कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हो अगर हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये फॉलो करते हैं तो। इसीलिए हमारे यहाँ पर क्या किया गया, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये वाला एक फ्रेज जो है वो इंक्लूड किया गया। अब जब हम प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये फ्रेज देखते हैं, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जवाब जो है नेचुरल जस्टिस मुझे लग रहा है। तो एक सबसे इजी क्वेश्चन जो पूछा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है कौन से एक्ट के तहत बनाया गया। अब देखिए, खास बात यह है कि मैं टेलीग्राम चैनल पर एग्जाम के कुछ ही दिन पहले, मतलब समझ लीजिए 3-4 दिन पहले से कुछ जो मुझे रिलेवेंट लग रहे थे कि यार ये हो सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वो मैं डाल रहा था। और ये जो 1-2 दिन में मैंने डाले, समझ लीजिए 5-6 डाले होंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन आ गए। और ये कौन से आए हैं? सबसे पहले तो यही आया है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिसिग्नेट किया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो डाल रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो सीधे तरीके से लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है और एमएम अकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने पढ़ाया हुआ है ना, और बहुत सारी जगहों पे पढ़ाया हुआ है। इसमें खास बात क्या है? खास बात मैं आपको बताता हूँ क्या है कि यहाँ पर मैंने बहुत लिमिटेड डाले थे। आप देखो कि 1773 एक्ट में 6 टोटल चीज़ें लाई गई थी, 6 प्रावधान लाए गए थे। देन उसके बाद 1781 में भी 3 प्रावधान लाए गए थे। देन उसके बाद 84 में भी काफ़ी सारे प्रावधान थे, 86 में, 93 में, 1818 में बोलिए, ये 1818 है, तो काफ़ी प्रावधान लाए गए थे। 1833 में भी बहुत सारी चीज़ें थी जो लाई गई थी। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1773 देखिए 3 यहाँ पर ख़त्म कर दिया, जबकि 6 थी। देन 1781 देखिए आप 2 इसमें ख़त्म कर दिया। वही आप देखिए 1833 जो है 1833 3 इसमें ख़त्म कर दिया, जबकि बहुत सारी चीज़ें लाई गई थी। वही 1853 देखिए यहाँ पर 3 चीज़ों में ख़त्म कर दिया। देन उसके बाद 1909 देखिए 1-2 इसमें ख़त्म कर दिया था। 1919 देखिए आप 2 इसमें 3 इसमें ख़त्म कर दिया था। तो मतलब बेसिकली कहने का मुद्दा ये है कि मैंने उसमें से सेग्रीगेट करके कि जिस पर ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन पूछे जाने के, वही पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिए थे। और उसी में से आप देखिए आ गया क्वेश्चन, फंस गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 एक्ट, और यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो समझ रहे हो आप यहाँ पर कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर और कब डाला है। यहाँ पर आप देखिए 26 मई एंड 28 मई को आपकी एग्जाम थी। 28 मई को मतलब 2 दिन पहले मैंने यहाँ पर डाला था, और 2 दिन पहले डालकर आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिल गए। और ये पेपर में जहाँ पर इतना टफ पेपर आया है, जहाँ पर अच्छे अच्छों की फट चुकी है ये पेपर को सॉल्व करते हुए, और ऐसे सिनारियो में आपको 2 मार्क मिलना, ये कितना बड़ा एक एज दे सकता है आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए। और अभी तो शुरुआत है, अभी रुको जरा, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्व किया। तो ये बहुत ईजी है, चार्टर ऑफ 1833 है ना। और वही नहीं तो एमएम अकेडमी ऐप पर भी मैंने फोटोज़ के जरिए समझाया हुआ है, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। देन उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बना था, कौन बना था? बेंटिक बना था। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सॉल्व की थी। अब यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया विथ रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल। फाइनेंस बिल और मनी बिल, इन दोनों के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए थे। तो यहाँ पर है, व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। अब देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कंसेप्चुअल क्लैरिटी की, बहुत ज़रूरत है। और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि बहुत सारी जगहों पर, मतलब जो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने पॉलिटी जो है वो पढ़ाई हुई है, उनकी भी यहाँ पर जो आंसर्स है बेसिकली गलत हुआ है। क्योंकि मैं जब चेक कर रहा था तो मुझे पता चला कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पर इसका जवाब जो है वो गलत बताया है। क्योंकि उनका बोलना ये था कि मनी बिल और फाइनेंस बिल जो इक्वेट कर दो, फिर दोनों का नाम अलग अलग क्यों है? कुछ तो डिफरेंस होगा तो ही तो अलग अलग है ना, कुछ तो फीचर्स में डिफरेंस होगा तो ही तो अलग अलग है। तो यहाँ पर मनी बिल एंड फाइनेंस बिल आर टू डिफरेंट बिल्स। अब यहाँ पर जब बात की जा रही है फाइनेंस बिल और मनी बिल की इंडियन पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से, तो पहला स्टेटमेंट है कि व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। देन दूसरा है कि अब यहाँ पर जो मैंने आंसर्स की मोस्ट ऑफ द आंसर्स की देखी है, यहाँ पर इस स्टेटमेंट को गलत करार कर दिया गया है। क्यों गलत करार कर दिया गया है? कि भाई मनी बिल जो होता है, मनी बिल उस संदर्भ में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती है। राज्यसभा के पास अगर पावर नहीं है
तो फिर वो अमेंड और रिजेक्ट क्यों कर सकता है? तो इससे नहीं कर सकता है। तो इसलिए इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, तो भाई यहाँ पर रॉन्ग करार कर दिया गया। मगर ये स्टेटमेंट जो है ये सही है, ये सही है, क्योंकि बात की जा रही है फाइनेंस बिल की, मनी बिल की बात नहीं की जा रही है, बात की जा रही है फाइनेंस बिल की। फाइनेंस बिल जो है वो मनी बिल, और वो भी फाइनेंस बिल 1 की बात हो रही है, दो है उसमें, फाइनेंस बिल 1 एंड फाइनेंस बिल 2। तो फाइनेंस बिल जो होता है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए मनी बिल की तरह काम करता है, कि भाई इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा में होगा और प्रेसिडेंट का जो प्रायर रिकमेंडेशन है वो लगेगा। देन एक बार लोकसभा से वो पास हो गया, इट इज ऑर्डिनरी बिल, सब कुछ ऑर्डिनरी बिल की तरह उस पर लागू होता है। अब ये चीज आप बोलोगे कि ये हवा में बोलने जैसी बात है। सर ये तो हवा में बोलने जैसी बात है, ये आप अभी बोल रहे हो, लेकिन एग्जाम के टाइम पर क्या है ना, तो ये मतलब एग्जाम के टाइम पर थोड़ी इतना कोई सोचेगा, ये वो ठीक है पढ़ाया है, बहुत पहले आपने पढ़ा हो, बहुत टाइम हो चुका हो उसको रिवाइज करने में, मगर मगर 26 तारीख को ही, 26 26 मई को ही मैंने और एक फोटो डाला था, और एक फोटो डाला था। उसमें क्या था? उसमें मैंने लिखा था क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, रिवाइज ऑल बिल्स इन 1 मिनट। सभी बिल्स को एक साथ रिवाइज कर लो भाई साहब। ये टेबल मैंने यहाँ पर दिया था, टेबल मैं आपको फुल इसमें दिखा देता हूँ। तो ये टेबल था, बिल्स था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2, इसके सारे फीचर्स मैंने यहाँ पर दिए हुए थे। अब यहाँ पर आप देखिए कि मनी फाइनेंस बिल के बारे में बोला है, फाइनेंस बिल हम लेते हैं, इंट्रोड्यूस हो सकता है सिर्फ लोकसभा में, कौन? मिनिस्टर कर सकता है। अब हो गया ये, अब यहाँ पर लोकसभा में हो गया, प्रायर रिकमेंडेशन जो है वो लगती है प्रेसिडेंट की, बिल्कुल लगती है मनी बिल की तरह ही। तो यहाँ तक पूरा मनी बिल था, यहाँ तक ये कंप्लीटली क्या था? मनी बिल था। अब यहाँ से ये बन चुका है ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। तो यहाँ पर मनी बिल के लिए क्या है? राज्यसभा कैनॉट रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल, कैनॉट रिजेक्ट और अमेंड, मनी बिल को नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मस्ट पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब यहाँ पर आप देखिए ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान जो है मनी बिल में है ही नहीं। क्यों? राज्यसभा जो है वो अमेंड रिजेक्ट कर ही नहीं सकता है, उसको पास करना ही है। लेकिन जो फाइनेंस बिल है एक बार राज्यसभा में चला गया, ऑर्डिनरी बिल है, तो ऑर्डिनरी बिल के लिए जैसे ज्वाइंट सिटिंग है वैसे यहाँ पर भी ज्वाइंट सिटिंग है। इसका मतलब क्या है कि राज्यसभा जो है ये इसको अमेंड और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। समझ रहे हो आप चीजों को, किस तरीके से आपको पढ़ना है? 1 मिनट में आपको यहाँ पर कितने मार्क्स मिल रहे थे? और 2 मार्क मिल रहे थे। मतलब समझ लीजिए कि आपको 2 फोटो में 4 मार्क मिल चुके हैं, 4 मार्क पॉलिटी के। समझ रहे हो आप ये चीज को? समझ पा रहे हो इस चीज की इंटेंसिटी? आप सीधे आपको 4 मार्क मिल चुके हैं, सीधे सीधे। यहाँ पर क्या है? आप बताइए, आप आपको अब समझ में आ गया। आप क्या है? ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। बिल्कुल अमेंड और रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि अभी राज्यसभा में चला गया, ऑर्डिनरी बिल बन चुका है। व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू राज्यसभा, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल। यहाँ तक के बिल्कुल सही है। इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस, बिल्कुल सही है भाई साहब। मनी बिल का हमने अभी देखा है, मनी बिल का अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया। मनी बिल में राज्यसभा कैनॉट रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल, है ना? इट कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशंस। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही। इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, क्यों? मनी बिल की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। ओनली मेक रिकमेंडेशन इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। अगर डिसएग्रीमेंट हो रहा है लोकसभा राज्यसभा के में, देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। भाई साहब यहाँ पर देखिए, फाइनेंस बिल जॉइंट सिटिंग होती है क्या? जी हाँ बिल्कुल होती है। और आपको लगेगा क्या ये मैंने अभी किया है एग्जाम के बाद? आप चेक कर सकते हैं जाकर, या रुकिए मैं आपको बता देता हूँ मेरा टेलीग्राम चैनल। ये आप देखिए, ये टेलीग्राम चैनल आपको दिखाई दे रहा है, और ये टेलीग्राम चैनल में हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ये 28 आ गया, जो 28 मतलब जिस दिन आपकी एग्जाम थी उस दिन भी मैंने कुछ फोटोज जो है वो शेयर किए थे कि देखो अपन जो डिस्कस कर रहे थे उसमें से आया है। अब और थोड़ा ऊपर जाएंगे, 27 आ चुका है, 27 आ गया है, 27 आ गया है, 27 आ गया है, एंड 26 आ गए हैं, हम 26 पर आ गए हैं, 26 मई पर। एंड यहाँ पर आप देखिए 26 मई को मैंने ये 2 चीज़ें शेयर की थी। ये एक फोटो जो मैंने अभी आपको बताया है, ये वाली फोटो शेयर की थी, एंड दूसरी जो फोटो है ये बिल वाली, ये मैंने वहाँ पर शेयर की थी 26 मई को। एंड 28 मई को आपकी एग्जाम थी, और दोनों इससे ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन जो है वो फंस गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इन लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल रिजेक्ट भी कर सकता है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। मतलब ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये इसका जवाब है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू शेड्यूल एरियाज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शेड्यूल एरिया के बारे में है, विद इन द स्टेट नोटिफिकेशन ऑफ एरिया शेड्यूल एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है उनके ऑर्डर से यहाँ पर डिक्लेयर जो है वो किया जाता है।
Largest administrative unit forming the schedule area is a district and lowest is village block. चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट. चीफ मिनिस्टर जो होते हैं राज्य के, उनको एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है यूनियन होम मिनिस्टर को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया. तो यहाँ पर आप देखिए जो मैंने पॉलिटिकल लेक्चर्स लिए हैं, हालांकि आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, इसलिए कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ मैं कि मैंने पढ़ाया है, बस यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ ताकि बताने में आसानी जाए. क्योंकि क्या होता है, फोटो से जब हम पढ़ते हैं तो फोटो से ज़्यादा याद रहता है, हमारी फोटोजेनिक मेमोरी स्ट्रॉन्ग रहती है. किताब से जब हम पढ़ते हैं तो लाइन्स वो इतना दिमाग में रहता नहीं है. तो यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, प्रेसिडेंट जो है एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एरिया टू बी शेड्यूल एरिया, है ना. तो ये यहाँ पर प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है, दूसरा भी यहाँ पर बिल्कुल सही है. तीसरा, चीफ मिनिस्टर यहाँ पर कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट. यहाँ पर आप देखिए गवर्नर हैज़ अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पर गवर्नर जो है उनको यहाँ पर सबमिट करनी पड़ती है अपनी रिपोर्ट. तो यहाँ पर आप देखिए गवर्नर को सबमिट करनी पड़ती है, तो ये यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को नहीं करनी पड़ती. तो बेसिकली 2 यहाँ पर सही है, तो ओनली 2 जो है ये इसका जवाब रहेगा. तो एकदम आसान क्वेश्चन था, है ना. ये भी आप नॉर्मल लॉजिक से या नॉर्मल पढ़ाई से भी आप ये क्लियर कर सकते थे. मतलब जो भी अभी तक हमने देखा है यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखे, तीनों भी आपके नॉर्मल पढ़ाई से हो सकते थे, है ना. किताब से भी अगर आपने पढ़ा हो तो हो सकता, जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ तो ही आपके वो हो सकते थे. यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट की इलेक्शन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं क्रेडिट लूंगा, पूरा नहीं लूंगा, पूरा नहीं, कि आप किताब से भी पढ़ोगे तो भी इसका जवाब आप दे सकते थे, लेकिन मैंने जो पढ़ाया है उसका मैं क्रेडिट थोड़ा क्यों लेना चाहता हूँ इसका मैं आपको भी बताऊंगा. मेंबर नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज. अब यहाँ पर नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, भले ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट के या लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो भी एलिजिबल होते हैं, बिल्कुल गलत, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं. मैंने आपको बताया था कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो खुद नॉमिनेट करते हैं, तो वो तो प्रेसिडेंट के बिहाफ में प्रेसिडेंट को ही वो वोट करेंगे, तो नॉमिनेटेड लोगों को यहाँ पर नहीं लिया जाता है ना. देन हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए. अब यहाँ पर खेल गई यूपीएससी, यहाँ पर खेल गई. बहुत लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हुआ. अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए मैं थोड़ा यूपीएससी जो है उसको थोड़ा अनजस्ट भी बोलूंगा कि ये मतलब थोड़ा सही नहीं किया. ठीक है, आपने इस तरीके के आपको ऑप्शन देने थे ना, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4, ये देने थे आपको. अब बाकी सारे क्वेश्चंस में 2, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन, इसके लिए आपको एलिमिनेशन की थोड़ा स्कोप देना था. 1, 2, 2, 3, 4 ऐसे आपको स्टेटमेंट डालने थे. क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ. यहाँ तक 2 स्टेटमेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपको ईजिली आ जाता था कि भाई यहाँ पर नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. दूसरा, अगर आप देखोगे हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट. कि भाई वोट जो है, मतलब जितने एमएलए के सीट्स रहेंगे, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में 288 है, तो ऐसे जितने ज़्यादा सीट्स रहेंगे उतना ज़्यादा वैल्यू रहेगा वोट का. अब ये वैल्यू क्या रहती है वोट की, तो यहाँ पर सबसे पहले तो कौन वोट कर सकता है, ये भी मैं स्क्रीनशॉट एमएम अकेडमी का लाया हूँ. यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरी फोटो है, मैं पढ़ा रहा हूँ. तो यहाँ पर मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं कर सकते. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एलिमिनेट हो गया अपने आप. अब दूसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पर कि ज़्यादा नंबर ऑफ एमएलए की सीट रहेगी तो ज़्यादा वैल्यू रहेगी वोट की. तो वैल्यू ऑफ वोट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो ये सिर्फ इसके लिए मैं थोड़ा क्रेडिट लेना चाहता हूँ. थोड़ा क्रेडिट दे दो यार, मतलब इतने सही तरीके की किताब से अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद ही नहीं होगा फॉर्मूला. अब यहाँ पर पूछ लिया सही तरीके से यूपीएससी ने फॉर्मूला, तो फॉर्मूला जो पूछा मैंने इतने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर ट्रायंगल बनाकर बताया था, और ये आपके दिमाग में छप जाता है कि भाई महाराष्ट्र क्या है, पॉपुलेशन जो 1971 की ली गई है, और एमएलए टोटल एमएलए कितने हैं, तो उस तरीके से पॉपुलेशन डिवाइड बाय एमएलए, तो पॉपुलेशन जितनी है डिवाइड बाय एमएलए मल्टीप्लाइड बाय, अगर आपने ये याद नहीं भी रखा होता तो भी आपको समझ में आता कि एमएलए जो है, नंबर ऑफ सीट जो है वो नीचे है. नीचे इसका मतलब क्या, थोड़ा मैथमेटिकल अगर आप कॉन्सेप्ट लगाओ तो नीचे है, मतलब ये अगर वैल्यू बढ़ेगी तो टोटल वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी. टोटल वैल्यू आप समझ लीजिए यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 2 है, तो आंसर कितना आएगा 5, बराबर है. अब समझ लीजिए मैं नीचे की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, 10 डिवाइडेड बाय 5 कर देता हूँ, तो टोटल वैल्यू क्या होगी, टोटल वैल्यू 2. इसका मतलब क्या है, नीचे जो है डिवाइड जिससे किया गया है वो अगर बढ़ता है तो वैल्यू कम होती है, फाइनल रिजल्ट कम होता है, समझ गए आप. और ऊपर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी, तो नीचे जो है, नीचे अगर वो बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगी. तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो बोला गया हायर नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, तो हायर वैल्यू रहेगी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, बराबर है. अब वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन केरला. अब सर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी कि एक्चुअल में हर स्टेट का, और ये क्यों,
बस इस वजह से मैं थोड़ा अनजस्ट जो है वो यूपीएससी को कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन के लिए आप इलिमिनेशन अगर देते थे कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट अगर इलिमिनेट हो रहा है, किसी को अगर ये पता है कि हाँ ये गलत है, तो सीधा आंसर तक वो पहुंच पा रहा है। बस ये यहाँ पर करना चाहिए था। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा गलत हो गया, है ना, ये यहाँ पर गलत हो गया। तो ये यहाँ पर इस तरीके का नहीं देना चाहिए था। कैसे, कौन याद रखेगा मुझे बताओ, कौन सा बच्चा याद रखेगा और क्यों याद रखेगा, क्या जरूरत है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में कितनी पॉपुलेशन है और उसके कितने एमएलए हैं, क्यों याद रखने की जरूरत है। केरला कितने एमएलए हैं, क्यों याद रखने की जरूरत है। बाद में मैंने नेट पे ठीक है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए थे, न्यूज में था, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के ऊपर आप पूछ रहे हो और काफी डिटेल में जाकर पूछ रहे हो कि आप मतलब बेसिकली फॉर्मूला बताओ वोट्स का, यहाँ तक ठीक है। आप एमपी का पूछ लो, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल है, सभी स्टेट्स मतलब सभी तरफ वो यूनिवर्सल हो जाता है। लेकिन आप हर स्टेट के बारे में पूछ रहे हो, वो भी कंपेरेटिवली, ये यहाँ पर गलत हो जाता है। मतलब ये चीज़ के लिए मैं सही में जो एस्पिरेंट्स है उनसे सहानुभूति रखता हूँ कि ये चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है कम है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है, ये यहाँ पर सही है। तो इसका जवाब जो है इस तरीके से है कि आपको तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत है, ये एक सही है। तो इस तरीके से आपको जो जवाब है वो देखने को मिलता है। लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी अनजस्ट था मेरे हिसाब से, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाना चाहिए था। और अगर पूछा गया है तो ये क्वेश्चन में तो भी उन्होंने एलिमिनेशन जो है वो लागू करने का स्कोप देना था। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पूछी गई है। बहुत इजी क्वेश्चन था, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना। तो इसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको बनाया गया था हाल ही में। ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ओनली वन जो है इसका जवाब है। ये भी आपको लक्ष्मीकांत में ही मिल जाएगा, सभी जगहों पर मिल जाएगा, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं पीडीएफ जो मैं शेयर करता हूँ, पीडीएफ आपकी फटाफट रिवीजन होती है, उसमें मैंने एक पीडीएफ शेयर की है जहां पर सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को लिया गया है। तो एक बार वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देखिए, ये पॉलिटी की पूरी पीडीएफ है और ये पीडीएफ ऐसी है कि आपका 5-5 मिनट में एक एक सब्जेक्ट, एक एक जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा, है ना। इस तरीके से पीडीएफ लगाई गई है। अभी इसमें हम देख क्या रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है मैंने यहाँ पर बताई हुई है बेसिकली। तो ये आप देखिए, यहाँ पर सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है वो एक साथ यहाँ पर लगाई हुई है। तो आपको जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसकी आर्टिकल, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिमूवल, रिमार्क, सारा मतलब टेबल वाइज, जिससे आपका रिवाइज जो है एकदम फटाफट तरीके से हो जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आपको देखने को मिल रहा है, आर्टिकल भी दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो बाकी के दिए गए थे वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो उसमें हमें देखने को मिलता है। तो इसका जवाब जो है वो ओनली वन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट डिक्लेयर वॉइड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट डन बाय हिम, परफॉर्मेंस ड्यूटीज शैल बी इनवैलिड। अब देखिए, ये आपको नॉर्मल लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, बाकी किताबों में मिल जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है, वैलिड रहते हैं, ठीक है, उसने जो भी कार्य किया है वैलिड रहता है। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड। लेजिस्लेटिव असेंबली, सोचिए अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, अभी तक हमारे पास इतने सारे स्टेट्स है, उनमें की अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली, सोचिए कितनी सारी लेजिस्लेटिव असेंबली तो प्रेसिडेंट्स रूल चलता है या डिसॉल्व हो जाती है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है पोस्टपोन कर देंगे। अब इसमें कोई सेंस बनता है, कोई सेंस है इस बात का? बिल्कुल नहीं है। बिल इज प्रेजेंट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। टाइम लिमिट दी हुई है क्या? बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है भाई साहब, अपने पास भी पॉकेट वीटो भी है, रख सकते हैं, कोई यहाँ पर कोई बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर एक भी जो है वो सही देखने को नहीं मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर, इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट ओन रूल्स। हाँ बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है और उसके रूल के हिसाब से चलता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर प्रिजन्स एक्ट के हिसाब से चलता है, जो यहाँ पर स्टेट इसमें रखता है, बिल्कुल सही है। और इसका जवाब है ये, क्योंकि ये सही तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये भी कुछ मतलब नॉर्मल चीज़ है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी इसमें भी, क्योंकि प्रिजन के ऊपर काफ़ी चीज़ें चल रही थी न्यूज़ में, तो इसलिए करंट रिलेटेड बहुत ईजी था। इसके बेसिस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जो फरलॉग है ना, जो बेसिकली जो अपना ये होता है, क्या बोलते हैं हम उसको, जो बेल होती है, अलग अलग टाइप्स की बेल, तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बहुत ही इजी क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, जिसका कोई इतना ये नहीं है। चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी ऐसा है कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें निकल सकती है। मेरे हिसाब से है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है और जो इसका मेन क्रक्स है वो है कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को डिफाइन और लिमिट करना, ठीक है, कि वो अपने आर्बिट्री एक्शंस ना ले। कई जगहों पर हमें देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, इंक्लूडिंग प्रीएम्बल, इंक्लूडिंग बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलता है। तो इसलिए क्या है, बेसिकली पावर जो है गवर्नमेंट की, वो यहाँ पर आर्बिट्री एक्शंस ना ले। तो ये मेन चीज़ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रहने की वजह से क्या है कि आर्बिट्री एक्शंस नहीं ले सकते हैं।
है ना। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है रादर देन पार्लियामेंट, नहीं तो पार्लियामेंट कोई भी लॉज बनाएगा, कुछ भी करेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिमिट करना बेसिकली मेन क्रक्स मुझे लगता है, ठीक है। देन उसके बाद हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो है फंडामेंटल राइट। अब देखिए फंडामेंटल राइट जो है वो यहाँ पर ओवरकम करने के लिए उसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, तो उसके लिए 9th शेड्यूल जो है वो डाला गया था कि 9th शेड्यूल में हम जो भी डालेंगे वो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएगा, लेकिन अब वो भी जुडिशियल रिव्यू में आता है ना। ये भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। एंड जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी पॉलिटी की आ सकती है, उसमें 9th शेड्यूल भी था। 9th शेड्यूल को घुमा फिरा कर पूछा गया है, तो इसलिए फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो इसका हमें देखने को मिलता है, ए इसका जवाब है। देन उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है सम जजमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसीज अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 355 मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही है। और ये जो है डिफाइन किया गया, बिल्कुल डिफाइन नहीं किया गया, कहीं भी डिफाइन नहीं है। देखिए जो टर्म्स होती है ना, मोस्टली यहाँ पर आपको सतर्क हो जाना है कि भाई यहाँ पर डिफाइन बहुत कम चीज़ें की गई है। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट जो इम्पीच किए जा सकते हैं वो डिफाइन नहीं है, माइनॉरिटीज डिफाइन नहीं है। तो कॉन्सेप्ट टर्म जो है वो डिफाइन बहुत कम की गई है या ना के बराबर, इसलिए ये जो आता है गलत ही कर दो। तो गलत अगर ये हो जाता है तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ये जो है इसका जवाब हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो मतलब ये इलिमिनेट करना काफी आसान था, तो इसलिए बहुत इजी था ये क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट ये भी बहुत इजी था सॉल्व करना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट 26 नवंबर। ये अगर आपको नहीं भी पता है तो ऑन 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप की गई अ ड्राफ्टिंग कमिटी। अब सोचिए भाई साहब कि आप 26 जनवरी, इसके 2 महीने के बाद, ये जो डेट यहाँ पर दी गई है इसके 2 महीने के बाद हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से एनफोर्स कर रहे हैं, और 2 महीने पहले हम ड्राफ्टिंग कमेटी करेंगे क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप करेंगे क्या? तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। ये गलत, तो हमको जवाब मिल गया कि भाई 2 इज इनकरेक्ट, है ना। तो ये भी बहुत इजी था निकालना अगर आपको ये नहीं भी पता है। हालांकि हम 26 नवंबर जो है उसको अडॉप्ट की थी हमने कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, और हाल ही में करना हमने शुरू किया है। और दूसरी बात यह है कि हम 2 महीना इसलिए हमने इंतजार किया क्योंकि 1930 26 जनवरी 1930 को हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया था, है ना, पता है, दांडी मार्च वो सब। तो इसलिए हम 2 महीना रुककर हमने हमारा रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी जो है उसको सेलिब्रेट करना शुरू किया था 1950। ठीक है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। देन अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्ब, बिल्कुल 355, है ना। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बाप समझ लो उसको, तो वो करना ही है, बच्चे का रक्षण करना ही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जम्प्ट स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सी और कुछ यहाँ पर हो सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर लीगल काउंसिल जो है कुछ कुछ जगहों पर आपको मिलेगा कि हाँ भाई एग्जम्प्ट किया गया है, लेकिन जी नहीं, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी आ रहा है प्लस यहाँ पर आ रहा है लीगल काउंसिल जो है ना, उसको एग्जम्प्ट किया जा रहा है स्टेट को। स्टेट मतलब एक तो स्टेट की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, और प्रिवेंटिव डिटेंशन भली है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप उसको अरेस्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप लीगल काउंसिल जो उसको दोगे ही नहीं, तो फिर तो ये इनजस्टिस हो गया, क्योंकि ये तो अभी तक गुनेगार है भी नहीं, प्रिवेंटिव तरीके से किया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कन्फेशन ऑफ अक्यूज बिफोर द पुलिस कैनॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से, पुलिस कैनॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, ठीक है, तो उसका जो कन्फेशन है, कन्फेशन यूज नहीं किया जा सकता है। ये अभी दृश्यम में भी आपने देखा होगा कि भाई पुलिस के सामने जो भी आप कबूल करते हो वो जरूरी नहीं कि आपका कोर्ट में भी उसका एविडेंस माना जाएगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट ये नहीं, एविडेंस एक्ट जो है उसके तहत देखने को मिलता है कि भाई एविडेंस एक्ट जो है उसके तहत यहाँ पर जो कन्फेशन है उसको नहीं लिया जाएगा। तो ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है। मेरे हिसाब से इसका जवाब जो है वो ओनली 1 है, सिर्फ एक जो है ये इसका सही जवाब देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटेजी ये है कि आपका जो बेसिक्स है वो तो कम्प्लीटली अच्छे होने ही चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि बेसिक्स से ही आपको यहाँ पर मोर देन 50% जो जवाब है वो सही मिल रहे हैं, है ना। एक दो जो आपके प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं वो भी इसलिए कि ठीक है वो थोड़ा एक्सट्रीम तरीके से जाकर ही उन्होंने पूछ लिया था। तो अब बराबर भी है क्योंकि यूपीएससी ने अब इतने सालों से इतने क्वेश्चन पॉलिटी पर पूछे हैं, तो अब वो घुमा फिरा कर उसको पूछना ही पड़ेगा, नहीं तो वही रिपीटेशन हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में और पूछेंगे क्या जब तक उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते, क्या पूछेंगे। लेकिन हालांकि अभी इसमें भी पूछने का बहुत स्कोप था, गवर्नर पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस और पूछे जा सकते थे, लेकिन खैर। तो हमारी स्ट्रेटेजी बेसिकली ये होनी चाहिए कि अब हमें पहले तो हमारी जो बेसिक्स है उसको क्लियर करना है, बेसिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लेनी है। लक्ष्मीकांत इज नॉट इनफ ना, लक्ष्मीकांत इज नॉट इनफ।
और इसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पॉलिटी के लेक्चर जो है एमएम अकेडमी ऐप के देखो। बाकी भी लेक्चर्स है, पॉलिटी के नहीं है, बाकी भी पढ़ाए गए हैं, मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से बाकी भी सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे, और जब हम बाकी सब्जेक्ट का एनालिसिस करेंगे उसकी भी मैं आपको चीज़ें जो है वो बताऊंगा कैसे फायदेमंद रही है। तो स्ट्रेटेजी बेसिकली ये होनी चाहिए कि अब आपको पॉलिटी जो है सिर्फ एक सोर्स पर सिमट कर नहीं रखना है। अगर आप किताब से पढ़ रहे हो, वीडियोस आर मोर देन इनफ, है ना। तो क्योंकि बहुत सारे सोर्सेस से मिलाकर बने, तो इस पे आपको रिलाय नहीं करना है। अब आपको यह है कि आपको करंट बेस जो है उस पर भी ध्यान देना है। और करंट बेस मतलब कैसे, कि आपको देखना है कि किस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो उसको स्टैटिक पोर्शन से। जैसे प्रिजन वाला आया है, करंट में चल रहा था, कैसे उसको आप रिलेट कर सकते हो। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखकर चलनी होगी। बाकी पॉलिटी जो है बहुत अब्रप्टली उस पर क्वेश्चन पूछाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि क्या ही पूछेंगे, जो है वो है, जो फैक्ट है वो है ना। तो लॉज जो होते हैं उस पर ज्यादा तरीके से जोर देना, और क्या नहीं पढ़ना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ड्राफ्ट जो होते हैं ना, ड्राफ्ट जो बिल के ड्राफ्टिंग होती है कि भाई सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी तक फाइनल लॉ बना नहीं है, उसको ज्यादा घसीटने की जरूरत नहीं है। नहीं तो उस पर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है कि उसके फीचर्स सब याद कर रहे हैं, वो सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जितना ज्यादा हो सके नेचुरल तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करो। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं तो थोड़ा और गहराई में जाकर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। आप अगर वोट करोगे तो क्या होगा, तो उस तरीके से पॉलिटी को पढ़ोगे तो ज्यादा आपके दिमाग में जो है वो रिटेन करेगी। रिटेन करना इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन होता है, आपने पढ़ा सभी होता है, लेकिन रिटेन करना मुश्किल होता है। जब क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो हमको यहाँ पर रिजॉल्व करना जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय